हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट जॉर्जियन कैलेंडर से, या यूं कहूं कि जो ग्लोब होता है, पृथ्वी होती है, उससे चीजों को कुंडली के ऊपर तक लाके दिखा दिया था। अब ओरिजिनल प्रॉब्लम्स यहां से शुरू होती हैं। क्या है कि सूर्य जो है वो जब राशि परिवर्तन करते हैं तो तारीखें जो है एग्जैक्टली फिक्स नहीं होती। मोस्टली हम ऐसा मानते हैं कि 15 से 15 तारीख को ही सूरज का जो गोचर है वो होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। कभी कभी वो गोचर 13 तारीख, कभी 14 और कभी 15 और बहुत रेयरली कभी कभी 16 तक गया। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ ऐसे वक्त रहे जब हम लोगों ने संक्रांति 13 तारीख को मनाई, फिर कभी 14 को हुई, बीच में कुछ समय तक संक्रांतियां 15 और एक आध दो बार तो 16 को भी मनी। तो सूर्य का जो गोचर होता है, जब भी वो कोई एक राशि को बदलते हैं, वहां पे हम संक्रांति मनाते हैं। ये पहली कंडीशन है। सूर्य का कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं है। हम वेस्टर्न कैलेंडर्स को यूज करते हैं, वहां पे तो हम क्योंकि तारीखों के तहत चल रहे हैं, 1 तारीख 2 तारीख और से कर करके पूरे के पूरे साल को 365 डेज पे लेके जाते हैं। लेकिन जो सूर्य से चलने वाला साल है, उसके अंदर हम कोई भी चीज को ऐसा फिक्स नहीं कर पाते। सूर्य जब भी बदलेंगे अपनी राशि को, उस पर्टिकुलर तिथि को लेके हमें चलना होता है। तो यहां पे अब जो मैंने एक टेबल फॉर्म करी हुई है या कुंडली फॉर्म करी है, इसमें आप समझ सकते हो कैसे होगा। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच, ठीक है, कहां पर जाना है? ये ऑलमोस्ट हम कहेंगे मार्च में, ठीक है। 13 से लेके 15 मार्च की डेट के आसपास सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं मीन राशि में एंटर हो जाया करते। फिर यहां से वो चैत्र का महीना कहीं ना कहीं बनना शुरू होता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि सूर्य तो एंटर हो गए, ठीक है, 12th हाउस में, मीन राशि में। हो सकता है 13 तारीख को हो, 14 को हो या 15 तारीख को हो जाए। तो जैसे ही सूर्य एंटर हो जाएंगे, वहीं से साल शुरू हो जाए ऐसा नहीं है, वहां से सिर्फ महीना शुरू होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, साल शुरू नहीं होता, महीना शुरू होता है। यानी कि 13 या 15 फरवरी के बाद, 13 और 15 मार्च के बाद से लेकर हम देखें तो अप्रैल का जो ड्यूरेशन आएगा, 14 से 15 अप्रैल के बीच में, इस पीरियड के अंदर जब कभी भी चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पहली तिथि देंगे, वहां से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है, ठीक है। उसको आप मोस्टली देखते हो गुड़ी पड़वा के नाम से, ठीक है। ये चीज जो हम मनाते हैं, ये हमारा एक्चुअल में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल होता है। ये बात इसलिए समझना जरूरी हो गया क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई एक फिक्स डेट निकल के आए। सूर्य किसी भी तारीख को एंटर करेंगे और चंद्रमा कोई सी भी डेट पर, जब कभी भी शुक्ल पक्ष की पहली तिथि आएगी, उस पर्टिकुलर डेट पर जाके शुरुआत कर देंगे किसका? नए साल का। इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता इस तरीके से चल जाता है कि जो आपका हम होली मनाते हैं, होली जो है वो हमेशा आती है पूर्णिमा के दिन, और वो होता है फागुन का जो पूर्णिमा होती है, यानी कि फागुन मास की जो आखिरी तिथि बनती है ना, आखिरी तिथि फागुन मास की, वो होती है हमारे लिए होली। जैसे ही हमने होली मना ली, होली मनाने के बाद शुरू होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन होली मनी है, उसके बाद का जो पक्ष है वो शुरू होगा कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष यहां से शुरू होगा चैत्र का, और इसके बाद धीरे धीरे करके शुक्ल पक्ष की तरफ आएंगे। शुक्ल पक्ष का जब चैत्र आ जाएगा, वो पर्टिकुलर तारीख को आप हमेशा अपने किसी भी पंचांग, किसी भी कैलेंडर में आप देख लीजिए, वो होती है आपकी गुड़ी पड़वा। वहां से आप शुरू करते हो, चैत्र का जो नवरात्र है उसका प्रारंभ करते हो।
वहीं पे चैत्र में ही शुक्ल पक्ष के अंदर जब हम गिनती गिनेंगे और 9वीं तिथि पर आएंगे तो आपको रामनवमी का त्योहार नजर आता है। यही कारण है कि हमारे जितने भी त्योहार होते हैं वो तिथियों पे बनते हैं। हम क्रिश्चियनिटी वाले रूल के हिसाब से नहीं चलते कि बस 25 तारीख को ही त्योहार मनेगा, 25 दिसंबर को ही जन्मदिन मनेगा, ऐसा नहीं होता। जो हमारे यहाँ नवमी, अष्टमी, दसवीं इस हिसाब से चीजों को बनाया जाता है। इस कारण से हम देखते हैं कि हमारे त्योहारों में डेट फिक्स नहीं होती, जब भी वो तिथि आ जाएगी उस तिथि के ऊपर वो त्योहार मन जाएगा। ठीक है, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी जो है वो रामनवमी बनती है। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, कृष्ण पक्ष आएगा, जब अष्टमी आएगी तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी हो जाएगी। इस तरीके से हमारी साइकिल चलेगी। यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज समझ में आ गई कि 13 या 15 तारीख से लेकर अगले महीने के 14-15 तारीख तक एक महीना पूरा काउंट होता है। शुरुआत में हम चैत्र देखते हैं, फिर वैशाख देखते हैं, ऐसे ही ज्येष्ठ देखते हैं, आषाढ़ देखते हैं, श्रवण देखते हैं, भाद्रपदा देखते हैं, अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुष्या, मघा और फागुनी। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कैलकुलेशन में, लेकिन आप लोग अगर खोजना चाहो तो खोजना कि इसमें कुछ कंटिन्यूटीज ब्रेक हो रही है। कंटिन्यूटी ब्रेक ऐसे हो रही है, अगर आप नक्षत्रों का एक पूरा टेबल अपने सामने रखना तो आप देखोगे यहाँ पे हम शुरू करें, 1 नंबर की राशि में आता है अश्विनी नक्षत्र, अश्विन के बाद आता है सेकंड नंबर पे भरणी। तो यहाँ पे आप देखो सूर्य को जो महीना अलॉट किया है हमने अश्विनी के नाम से किया है, भरणी के नाम का महीना अलॉट नहीं होता। यानी एक नक्षत्र जो है उसकी यात्रा सूर्य इन बिटवीन कर देंगे, उसको नाम से मेंशन नहीं किया। फिर आ गया कृतिका। ठीक है, कृतिका का भी जो नक्षत्र है वो 1 नंबर और 2 नंबर की राशि बीच में सूर्य का खुद का नक्षत्र होता है, वहां पे आता है। कृतिका के बाद आता है रोहिणी, चंद्रमा का नक्षत्र है, इसके बारे में भी मेंशनड नहीं है। इसके बाद आता है सीधे मृगशिरा, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। ठीक है, मृगशिरा के बाद फिर 2 नक्षत्र आएंगे, एक आता है आद्रा और एक आता है आपका पुनर्वसु। पुनर्वसु होता है गुरु का, आद्रा होता है राहु का नक्षत्र। तो आप यहां देख रहे हो कि मृगशिरा का तो हमने महीने के तौर पे काउंट किया, इसके बाद आद्रा को काउंट नहीं किया गया, आद्रा के साथ साथ पुनर्वसु को भी काउंट नहीं किया गया। ये जो गैप दिख रहे हैं ना कि यहाँ पे 2 नक्षत्र आद्रा और पुनर्वसु छूटे, इसका मतलब है कि यहाँ पे सूर्य जो है उतनी ही चीजों को करने में कुछ ज्यादा वक्त ले रहे हैं। 2 नक्षत्र कम से कम पूरा पार कर जा रहे हैं और उसके बाद जाके सूर्य का जो है अगला महीना शुरू हो रहा है, जो कि पूषा है या पुष्य है। यहाँ पे फिर वो सिर्फ एक नक्षत्र छोड़ रहे हैं। ठीक है, वो है अश्लेषा का, बुध का नक्षत्र। उसको जस्ट छोड़ने के बाद, यानी कि यहाँ पे हो सकता है सूर्य की स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो रही है। अब सूर्य की स्पीड या तो फास्ट नहीं हो रही, तो अर्थ का जो रोटेशन है उसमें कुछ स्पीड का चेंज आ रहा है, जिसके कारण से एक नक्षत्र यानी 13 डिग्री 20 मिनट को ही बहुत तेजी से यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं या स्लोली क्रॉस कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। 30 दिन में अगर 13 डिग्री 20 मिनट चल रहे हैं तो मैं बोलूंगा स्लो है, और अगर यहाँ पे 2 नक्षत्र जो हैं वो पार कर रहे हैं, यानी कि 26 डिग्री को पार कर रहे हैं अगर वो 30 दिन के अंदर, तो मैं बोलूंगा कुछ फास्ट है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं मृगशिरा से पुष्या की तरफ जब जाते हैं तो हम पाएंगे कि सूर्य की गति थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, और अगर पुष्या से मघा की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे कि सूर्य की गति कुछ हद तक रिलेटिवली कम नजर आ रही है। फिर मघा से आप देखोगे तो फागुन की बात कही गई है। फागुन में ये नहीं कहा गया कि पूर्व वाला है या उत्तरा फागुन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फागुन को भी सूर्य के ही उसमें देख लेते हैं कि उत्तरा फागुन है। तो मघा के बाद आपका पूर्वा फागुनी, एक नक्षत्र छोड़ने के बाद उत्तरा फागुनी पे हम महीने को देखते हैं। फिर फागुन का महीना आने का मतलब है कि हम यहाँ कहीं पर थे, 5 नंबर की राशि है, वहां पे आता है मघा, मघा के बाद आता है आपका उत्तरा और पूर्वा फागुनी, पूर्वा फागुनी के बाद उत्तरा फागुनी, उत्तरा फागुनी के बाद आ रहा है चित्रा। तो या तो मघा के बाद यहाँ पे जो फागुन आ रहा है वो कोई सा भी एक फागुन बहुत स्पीड से सूर्य कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं चैत्र आता है, चित्रा का महीना आ रहा है। चित्रा के बाद फिर एक नक्षत्र आना चाहिए जो कि स्वाति होगा, स्वाति नक्षत्र नहीं आया, वैशाख नक्षत्र आ गया। तो बीच में जो है ना यहाँ पे कंटिन्यूटी ये टूट रही है, कभी एक एक नक्षत्रों से और कभी 2-2 नक्षत्रों से। ये जो कंटिन्यूटी टूट रही है ना, ये इस बात को बता रही है कि कभी कभी प्लैनेट की जो आपका मोशन है वो फास्ट है या कभी स्लो है।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कई बार हमें ये बात करनी पड़ती है ना कि ग्रह फास्ट मूविंग है कि स्लो मूविंग है, वो लॉजिक आप यहां से इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्येष्ठा आषाढ़, ये आप जब एक पूरे नक्षत्र की टेबल देखोगे तो इसके अंदर आपको कुछ नक्षत्र मिसिंग मिल जाएंगे, आप समझ जाओगे। जहां पे कंजिक्यूटिवली 2 नक्षत्र हैं वहां पे अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 30 डेज को हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि सूर्य कभी तेजी से चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका सूर्य को लेकर जो 1 साल का कैलेंडर फॉर्म करता है उसके बारे में बात। अब हमारे को सूर्य के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है, जैसे मैंने आपसे कहा कि तिथि होती है, महीने के साथ तिथि लगाई जाती है। फागुन मास पूर्णिमा तिथि इज इक्वल्स टू होली। ठीक है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी इज इक्वल्स टू रामनवमी। ठीक, तो इसके लिए अब आपको तिथि समझनी पड़ेगी। तिथि भी बहुत ज्यादा हम अभी डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ी सी चीजें आप ऊपर ऊपर से समझ सकते हो। ठीक है, देखिए आप सभी ने एक चीज पढ़ी हुई होगी कि हमारा जो ये वाला एक डायग्राम होगा, एटलस में सभी ने देखा था, ये आपका अर्थ होता है, यहां पे आपको सन रेज मिल रही है, इसका मतलब यहां कहीं पे सन होगा। ठीक है, एक अर्थ है, अर्थ से दूर कहीं पर आपको एक सूर्य नजर आएगा। ठीक, अब आपको इस चीज को यहां पे समझना है, क्योंकि तिथि को लगाने के लिए हमें इस लॉजिक को, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप दिग्धा तक सोच पाओगे। यहां पे अगर चंद्रमा आ जाए, यह है आपके लिए मून, अगर मून यहां पर आ जाए तो इसको हम काउंट करते हैं न्यू मून के तौर पे। ठीक है, सूर्य यहां से रोशनी दे रहे हैं और सूर्य की उस रोशनी को चंद्रमा पूरी तरह से कवर कर लेता है। इसको हिंदी में हम जब तिथि पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अमावस्या की तिथि है, अमावस्या की तिथि है। चंद्रमा सूर्य बिल्कुल इस तरीके से फॉर्मेशन में है और इस कारण से चंद्रमा भी पूरी तरह से विलुप्त है। परिस्थिति क्या बन रही है, अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो सूर्य की जितनी भी रोशनी इस तरफ आ रही है, कहीं ना कहीं या तो चंद्रमा उस रोशनी से अपने आप को प्रकाशित नहीं कर पा रहा, या फिर सारा का सारा रिफ्लेक्शन इस तरफ से ही लौट के चला जा रहा है सूर्य की तरफ, और बाकी इधर की तरफ जितनी भी राशियां हैं, ये सारी राशियां क्या हो गई हैं, फ्री हो गई हैं। इनके ऊपर कहीं कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई भी जलन नहीं है, कोई भी दीर्घा नहीं है। इस कारण से अमावस्या की तिथि के ऊपर किसी भी राशि को जला हुआ, बर्नट आउट या दग्ध राशि नहीं कहा जाता। इसी तरीके से चंद्रमा जब चले और यहां पर आ जाए, और चंद्रमा को यहां पर हम जब देखेंगे तो यह कहलाएगा फुल मून। फुल मून भी आपने पढ़ा है, फुल मून में क्या है, जस्ट उसी का 180 डिग्री आगे चला गया। यहां पे क्या स्थिति बनेगी, सूर्य की पूरी रोशनी पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा का प्रकाश क्योंकि कंप्लीट फुल मून है तो वो प्रकाश वापस फैलेगा। जितनी भी राशियां हैं उसके ऊपर उसका कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग प्रभाव होगा, इसलिए ऐसे कंडीशन में भी कहीं कोई भी राशि में कोई बर्नआउट नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से इसमें भी ये कहलाती है पूर्णिमा की तिथि। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किसी भी राशि को दग्ध राशि की कल्पना नहीं की गई। यहां पे माना गया कि सूर्य चंद्रमा की पूरी जो आपस का फॉर्मेशन है उसने किसी को भी जलने नहीं दिया, और यहां पे भी हम देखें तो यहां पे जितनी रोशनी आ रही थी, कहीं ना कहीं चंद्रमा की शीतलता ने सूर्य से आने वाली जितनी भी गर्मी थी उसको बैलेंस करके रखा, इसलिए कोई सी भी राशि में जलन नहीं हुई, किसी में भी दग्ध प्रभाव नहीं हुआ। अब इन दोनों के बीच की जो साइकिल है, इन दोनों के बीच की साइकिल को आप 2 पक्षों के रूप में पढ़ते हो, वेनिंग और वैक्सिंग करते हैं। जो हम यहां से, क्योंकि ये है हमारे लिए अमावस्या, यहां से जब हम पूर्णिमा की तरफ आते हैं तो इसको हम नाम देते हैं शुक्ल पक्ष, और जब यहां फुल मून से हम इस तरफ जाते हैं इसको हम नाम देते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, ये 2 लॉजिक हमेशा काम करेंगे, और ये भी कोई ऐसा बाहर का लॉजिक नहीं है, ये प्योरली आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे होते हैं। ठीक, अब इन्हीं में से आपको बनाना है
तिथि। वीडियो बहुत लंबा ना जाए इसलिए मैं इसको आज यहीं तक ही रखूंगा, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर एक कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा। आप बस इतनी चीज को समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो किस तरीके से है। 0 डिग्री है यहां पर आप आ रहे हो तो ये 180 डिग्री है। यहां से चल के यहां पर आएंगे, 180 डिग्री है। फिर यहां से यहां जाते हैं तो 0 डिग्री ही दोबारा से क्या बनता है, 360 डिग्री बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसके अंदर भी लगेगा। जो फॉर्मूले बनेंगे वो किस हिसाब से बनते हैं, देखिए उसको बनाने का तरीका क्या है। एक महीने के अंदर कितनी तिथि चाहिए हमारे को, कुल मिलाकर 30 तिथियां होनी चाहिए। 30 डेज कैन मेक 1 मंथ। ठीक है ना, तो 30 डेज जब एक महीना बनाए, इसके लिए हम इसको यहां पे पहले 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। तो 15 डेज और 15 डेज, 15 दिन शुक्ल पक्ष के, 15 दिन कृष्ण पक्ष के। ठीक है, अब ये जो 15-15 दिन है, ये इसमें चंद्रमा जब भी मूव करेगा, आप आराम से इस बात को देखेंगे कि यहां से पहला चांद, दूसरा चांद, तीसरा चांद, ऐसे होते होते चंद्रमा के अंदर ये जो कलाएं आएंगी, उतना ही पोर्शन चंद्रमा का लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। इवन कि मुस्लिम्स में जो ईद मनाई जाती है वो भी ल्यूनर कैलेंडर पे मनती है। ठीक है, इसीलिए जब हम देखते हैं यहाँ पे पहला चांद निकल रहा है, तो वो चांद का जो अलग अलग शेप्स होंगे उस हिसाब से अलग अलग रिफ्लेक्शंस भी होंगे। ठीक है, तो तिथियां जो हैं वो बेसिकली इसी लॉजिक पे काम करती है। फॉर द टाइम इसको हम साइड रख रहे हैं, हम पहले सिर्फ तिथि की बात कर रहे हैं। तो तिथि के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, तिथि इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड द मून। सूर्य का चंद्रमा के साथ जो रिलेशन है वो तिथि बताएगी। ठीक है, जैसे जैसे वो डिग्रियां चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे उनकी पोजीशंस चेंज होती जाएंगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो फॉर्मेशन है कि 360 डिग्री है ना, इस 360 डिग्री को कंप्लीट करना है हमें कितने दिन में, 30 डेज के अंदर। तो ये फिर क्या फॉर्मेशन आएगा, 12 का। तो ये जो 12 का फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा, और यही 12 का फैक्टर डिवीजन में काम करेगा। तिथियां तो रहेंगी कितनी, 15, लेकिन फैक्टर जो डिवाइड के लिए यूज होगा वो होगा 12। मान लीजिए यहां पे आपका सूर्य है, यहां आपका चंद्रमा है, अगर आप देखोगे आमने सामने है तो वो होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो अब आप 180 डिग्री को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बनेगी। ठीक है, इस हिसाब से आप यहां चीजों को निकाल पाओगे। अब ये 15 किस पक्ष की और किस पक्ष की नहीं है, तो ये आपको आराम से यहीं से समझ में आ रहा है। अगर यहां से यहां तक जाएंगे तो 7th हाउस है। अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में 7 घर का फासला नहीं है तो शुक्ल पक्ष की तिथियां बनेंगी, और अगर 7 घर से ज्यादा का फासला है तो कृष्ण पक्ष की तिथियां बना करेंगी। ठीक है, 0 डिवाइड करेंगे तो अमावस्या लिखा जाएगा, और 180 डिवाइड किया है तो ये 15 का मतलब पूर्णिमा लिखा जाएगा। अब कल हम इसको कुंडली के ऊपर कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से किसी भी भाव में आपका एक सूर्य बैठा है, वहां से चंद्रमा किसी भाव में बैठा होगा, हम सीधे सीधे तिथियों को कैलकुलेट कर देंगे। तिथियों की ये कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए, और ये मंथ आपको समझ में आना चाहिए। ये दोनों को जब आप समझोगे तब जाके फिर हम ये खोजने की कोशिश कर पाएंगे कि कहां पे सूर्य, कहां पे चंद्रमा, तो कौन से भाव में, कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र जल सकते हैं। दीर्घा तब जाके क्लैरिटी दे पाएगा। धन्यवाद।